हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। और बच्चों, ये सैंपल पेपर आपका एसएसटी का जो मिड टर्म का एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ना सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं बल्कि सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न समझते हैं, फिर इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें इसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। तो देखो बच्चों, पेपर जो है ये आपका 6 खंडों में बटा हुआ होगा और कुल मिला के 37 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर 1 से लेके 21 ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि 20 एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए अलग से 100 प्लस एमसीक्यू का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर लाइव सेशन अटेंड कर लूंगा, जिससे आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, फिर खंड खा रहेगा 21 से 24 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 2 नंबर के, यानी कि 2 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। खंड गा के अंदर 25 से 29 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। और खंड घा में 30 से 33 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 5-5 नंबर के, टोटल 4 क्वेश्चन। और फिर 5वें खंड के अंदर आपके 3 क्वेश्चन जो है ना, ये 4-4 नंबर के स्रोत आधारित होंगे, यानी कि केस बेस्ड। और 5वें खंड में आप देखेंगे यहाँ पर तो एक मैप रहेगा 5 नंबर का, जिसमें से हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप, ज्योग्राफी से आपका 3 नंबर का मैप। इसी तरह से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन ए में आपके 20 एमसीक्यू होंगे, सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी में 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ई में 4 नंबर के 3 केस बेस्ड, और सेक्शन एफ में आपका मैप रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री से 2 नंबर का, ज्योग्राफी से 3 नंबर का। अब देखो यहाँ पे ये जो पेपर है बच्चों, मैं आपको 2 वीडियो में समझाऊंगा। इस वाली वीडियो में खंड का, खा और गा ये पूरा समझा दूंगा, यानी कि पार्ट 1 में हम ये समझ लेंगे। जो हमारी ये सेकंड वीडियो आएगी, सेकंड वीडियो में आपको खंड, घा, ना और चा ये सारे समझा दूंगा। ठीक है, तो तैयार हो बच्चों आज की वीडियो को शुरू करने के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है खंड नंबर का, यानी कि सेक्शन ए, ये शुरू हो गया। अब मेरी बात को गौर से सुनो। सेक्शन ए में हम 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो आप सभी को क्या करना है, इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करना कि सर जी ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इसका ये सही आंसर होगा या फिर ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा पता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और सही होंगे तो अच्छा लगेगा, गलत होंगे तो आपको सही याद हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वीडियो खत्म होगी ना, एंड होगी, तो आप मुझे अपना स्कोर भी बताना बच्चों कि 20 में से आपने कितने के सही आंसर दिए थे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए 9वीं के बच्चों ने कितनी तैयारी कर रखी है मिड टर्म के लिए। चलो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से समझें और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के पुराने शासन के बारे में सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमें ये ए, बी, सी और डी, ये जो 4 बातें दी गई हैं, इसमें से एक गलत है। तो वो कौन सी है, ध्यान से देखो। फ्रांस में जो शासन था, ठीक है, वो बेसिकली 3 स्टेट में डिवाइड था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। ठीक है, अब ये जो स्टेट का समाज था ये बेसिकली एक सामंती व्यवस्था का हिस्सा था, बिल्कुल सही बात। फिर ए क्या कहता है कि किसानों ने लगभग 90% की आबादी बनाई थी, यानी कि फ्रांस के पुराने शासन में लगभग 90% जो लोग रहते थे वो किसान थे। ठीक है, फिर सी क्या कहता है, तृतीय स्टेट के सभी सदस्य उस भूमि के स्वामी थे जिस पर वे खेती करते थे। ये गलत है भाई, क्योंकि जो 3rd क्लास के लोग थे, तृतीय स्टेट के लोग, ये उस भूमि के स्वामी नहीं होते थे जिस पर वो खेती करते थे। ये गलत कथन है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है बच्चों, सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ओल्ड रेजिम ऑफ फ्रांस। तो कौन सा है बच्चों, ऑल मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट
ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड, ये वाला हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको बहुत सारी बातें एक ही बार में यहाँ पे समझ में आने वाली हैं, ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1789 में, पहली बात ये हो गई। दूसरी, फ्रांस गणतंत्र कब बना था बच्चों, तो 21 सितंबर 1992 को बना था, तो ये भी सही बात है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बच्चों, इसमें जो नारा था, ठीक है, उसमें 3 शब्द थे, पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भ्रातृत्व, ये नारे थे, ये बात भी सही है। फ्रांस में संवैधानिक जो राजतंत्र है, इसकी नींव 3 सितंबर 1791 को पड़ी, ये भी सही है। यानी कि जो बातें यहाँ पे आपको मैंने अभी बताई सब बिल्कुल सही है। अब पेपर में इन चारों में से कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए, आपसे पेपर में पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो बता दोगे 1789 में। फ्रांस एक गणतंत्र कब बना, तो 1792 में बना था। ठीक है, फिर फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन शब्द शामिल थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी, 3 सितंबर 1791 को। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ए वाला जो है ना, 1 2 3 4, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी सही है। ठीक, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लो बच्चों। बिगनिंग कब हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की, 1789 में। फ्रेंच एक रिपब्लिक कब बना, तो 1792 में। और जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेंटिलिटी, एंड बेसिकली यहाँ पे जो मोनेस्ट्री थी फ्रांस में, वो कब आई, 1791 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, यहाँ पे पूछा गया है, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसमें सरकार के किस मॉडल का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। हमारे भारत में जो बेसिकली 3 स्तर की सरकार की व्यवस्था अपनाई गई है ना, जिसमें सबसे पहले पे जो है हमारी पार्लियामेंट है, यानी कि संसद है। दूसरे पे फिर हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है, और तीसरे पे हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का जो विभाजन है, इसके मॉडल को मॉन्टेस्क्यू ने इस किताब में बताया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। तो विच मॉडल गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मॉन्टेस्क्यू इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो गवर्नमेंट विद डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपका अथवा मिल गया है, जो कि अच्छी बात है। तो वे कौन से सामाजिक समूह थे जो 18वीं शताब्दी में उभरे और मध्य वर्ग के रूप में जाने गए। तो बेसिकली 18th सेंचुरी में कौन से समूह, सामाजिक समूह उभरे थे, व्यापारी, निर्माता, वकील और प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी उभरे थे। इनको ही मध्य वर्ग के रूप में जाना गया था। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। तो विच वर द स्पेशल ग्रुप्स दैट इमर्ज्ड इन 18th सेंचुरी एंड केम टू बी नो एज द मिडिल क्लास, तो ये थे बी वाले। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये है हमारा अभिकथन कारण का। तो अभिकथन कहता है बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में 18 ब्रुमेयर के तख्ता पलट के बाद फ्रांस में सत्ता में आए थे। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या था, कारण ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक लोकप्रिय सेनापति था, जिसने फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध अनेक युद्ध जीते थे। इसीलिए जब वहां पे तख्ता पलट हुआ, तब ये फ्रांस में सत्ता में आया। तो सही बात है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लेंगे। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे दिया गया एक मिलान। अब मिलान को थोड़ा ध्यान से देखो। दिशा निर्देश हैं कि निम्नलिखित शब्दों को उनकी सही परिभाषाओं के साथ में आपको मिलाना है। ओके, तो एक परिभाषा देखो यहाँ पे ये है, और दूसरा मतलब ये शर्तें हैं और ये परिभाषाएं हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले जैकोबियंस कौन थे। ओके, पहला हमारा टॉपिक है जैकोबियंस। तो जैकोबियंस बेसिकली एक कट्टरपंथी राजनीतिक क्लब जो कि राजशाही को खत्म करना चाहता था
और एक गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। ये जैकोबियंस क्लब के नेताओं की बात है। दूसरा, संस जो कुल्टोस है, ठीक है, कौन? संस कुलोटस। ये बेसिकली कौन था? ठीक है, तो ये जो है ना, ये आम लोगों के लिए एक शब्द था जो कि घुटने की जांघिया के लिए, जांघिया के बजाय लंबी पतलून को पहना करते थे। यानी कि ऐसे लोग जो लंबी पतलून पहनते थे उन्हें संस कुल्टोस कहा जाता था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है गिलोटिन। अब ये गिलोटिन कौन था भाई? तो गिलोटिन बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों को सिर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण था। आपने वो सुना ना कि वहाँ के शासक को लुसिल्वो को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था, कुछ ऐसा है ना। तो गिलोटिन बेसिकली उपकरण है जिसपे लटका दिया जाता था। अब आखिरी क्या है बच्चों? निर्देशिका। अब निर्देशिका क्या थी बच्चों? तो ये बेसिकली 5 सदस्यीय कार्यकारी थे जिन्होंने 1795 से लेकर 99 तक फ्रांस पर शासन किया था। ठीक है, तो यानी कि अब हम इसका मिलान अगर करें तो पहले का हमारा मिलान हो जाएगा बी, दूसरे का हमारा मिलान सी, तीसरे का मिलान डी और चौथे का मिलान हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला मिलान हमें कहाँ मिलेगा देखने को? ये रहा, देखो सी वाला। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। इस प्रकार से ये मिलान हो गया। ओके, तो ऐसे करके आप समझ जाओगे ना अच्छे से। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का आपका ए हो गया, और इसको मिला देंगे तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलो, तो ये 5 क्वेश्चन जो थे ये तो रहे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चन जो हैं ये रहेंगे आपके पॉलिटी से रिलेटेड। किससे? पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस से। ओके, अब इसी में देख लीजिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। किस व्यक्ति के अनुसार ये विशेषता दी गई? कौन सी? लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अर्थात यहाँ पे लोकतंत्र की एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें क्या कहा गया है? लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलाने वाली सरकार या चलने वाली सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये बात किसने कही है? फटाफट से सोचो। अकॉर्डिंग टू विच पर्सन डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी का एक रूल सिस्टम है। तो ये बेसिकली अब्राहम लिंकन ने कहा है। किसने? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, 3 ही कथन है, इसमें आपको बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी यानी कि जिसे हम लोकतंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो डेमोक्रेसी शब्द है बच्चों, ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया इससे बना हुआ है। तो पहली बात बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ओके, यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ हो गया लोगों का शासन। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में जो तीनों बातें हमारी दी गई हैं सब सही हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? बी वाला सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सारे सही हैं। ओके, चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे? यानी कि जब 1947 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो भी डिवाइड हो गई और पाकिस्तान के मेंबर्स जो थे वो तो चले गए पाकिस्तान में और इंडिया के जो मेंबर्स थे वो रह गए इंडिया में। तो इंडिया के जो मेंबर्स थे वो कितने रहे थे? ठीक है, विभाजन के बाद में वो बताने हैं। ठीक है, तो जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उस समय टोटल मेंबर्स थे 389, जिसमें से पाकिस्तान के टोटल 99 जो सदस्य थे वो चले गए। तो कितने बचे बच्चों? सोचो। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के 89 गए थे, बेसिकली 89 गए थे। ठीक है, 89 गए थे। तो सोचो फटाफट से, देखते हैं। बेसिकली 299 इतने बचे थे। कितने? 299 इंडिया के बचे थे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट।
अब आ जाता है अभिकथन कारण का। अभिकथन में देखिए क्या कहा गया बच्चों, किसी देश में महिलाओं को मताधिकार ना देना अलोकतांत्रिक है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर किसी देश में महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया जा रहा है तो उस देश में लोकतंत्र होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है सभी को सम्मान पूर्वक सभी अधिकार देना। लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हो तो भाई अलोकतांत्रिक है ही वो तो, है ना। तो ये बात हो गई। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है, ये बात भी सही है। लेकिन आप थोड़ा दिमाग से सोचो, एक तरफ मताधिकार ना देने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की इंपॉर्टेंस की बात है। तो मतलब अभिकथन और कारण अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ए आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे, ए और आर सत्य है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी वाला हमारा जो आंसर है ये सही हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन 10th है, हमें यहाँ पे मिलान करना है और मिलान बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, एक यहाँ पे दिया गया है आपका स्तंभ ए और दूसरा स्तंभ बी, यहाँ पे मिलान करेंगे। तो चलो करते हैं मिलान। देखो सबसे पहले म्यांमार, तो भाई म्यांमार में कैसा शासन था, म्यांमार में था सैनिक शासन, यानी कि पहले का हमारा हो गया सी। ठीक है, फिर चिले में, तो चिले में भाई तानाशाही थी, तो दूसरे का हो गया ए। ओके, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में भाई राजशाही थी, तो तीसरे का सी हो गया। अब पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो सभी को पता है सैनिक तख्ता पलट होता रहता है, तो चौथे का डी हो गया। अब इसी को मिलान में ऑप्शन देख लो, सी, पहले का सी ये रहा, ये रहा, दूसरे का ए तो ये रहा, दूसरे का ए, तीसरे का एक सेकेंड, तीसरे का बी होगा बेसिकली, हाँ तीसरे का बी होगा और चौथे का डी। तो ऑप्शन ए वाला हमें मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, यहाँ पे मिलान करेंगे तो पहले का आपका जो है सी हो जाएगा, इसका ए, इसका बी, इसका डी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये जो मशीनें होती हैं इनको हम स्थायी पूंजी क्यों कहते हैं। ठीक है, स्थायी पूंजी क्यों कहते हैं मशीनों को, क्योंकि भाई यह उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग में ले जाते हैं। आप किसी एक मशीन को खरीद लो तो वो मशीन ना आने वाले 40 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है ना, 10 साल 20 साल आराम से ठहर जाती है। और स्थायी पूंजी का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु उसके द्वारा खरीदी गई जो काफी लंबे समय तक टिकती है, उसको स्थायी पूंजी कहते हैं। तो ये स्थायी पूंजी तो हो गई, मशीन है भाई 10 15 20 साल तक चलेगी, तो स्थायी पूंजी हो गया, है ना। तो बी वाला हो गया आपका। इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, तो मशीन्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए एक बेरोजगार व्यक्ति का वर्णन करने वाले कथनों को पढ़िए। यानी कि एक व्यक्ति जो बेरोजगार है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक कथन पढ़ना है। तो चलो, जीतू 10 साल का है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि रोजगार तो 18 साल से 14 साल से ऊपर के बच्चों को मिलेगा, है ना। नहीं तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, अनुच्छेद नंबर 24, वो लग जाएगा फिर। ठीक है, शीला 21 साल की है, उसे बाहर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे जब दिलचस्पी नहीं है काम करने की तो भाई बेरोजगारी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये भी गलत है। लेकिन सकाल 23 साल का लड़का है जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा है, डिग्रियां विग्रियां हैं, और वह चालू वेतन पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जो काम है वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा भी है, डिग्री भी है, और जो भी सैलरी चल रही है 10 15 20 हजार, वो उसमें काम करने के लिए राजी है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है। तो ये होती है बेरोजगारी, कि आपके पास डिग्री है, आप काम करना चाहते हो, जितना पैसा मिले चल जाएगा, लेकिन आपको काम ही नहीं मिल रहा फिर भी, तो ये बेरोजगारी कहलाती है। तो तीसरा हो जाएगा हमारा, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। ठीक है, अब देख लेंगे, तो ऑप्शन जो 3rd है ये हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन का एक एग्जाम्पल। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे जो है ना आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वस्तुओं के उत्पादन का कारक नहीं है। तो वस्तुओं के उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले चाहिए होता है भाई वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी। सबसे पहले पूंजी चाहिए, फिर चाहिए हमें एक अच्छी सी जगह जहाँ से हम वस्तुओं का उत्पादन कर सकें, और फिर हमें चाहिए श्रम। लेकिन मार्केट वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक बड़ी कारण नहीं होता है। ठीक है, तो मार्केट जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। उत्पादन
भूमि, श्रम, पूंजी, इन सभी को संयोजित करके संगठित होता है। यानी कि देखो, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी संयोजित करके संगठित होता है। साथ ही औजार, मशीनें और भवन को स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो एक तरफ कही जा रही है बात कि उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी ये संयोजित करके संगठित होते हैं, सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ स्थायी पूंजी क्या होती है इसकी बात की जा रही है। तो बातें तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों है तो सत्य, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो बी वाला करेक्ट है। ठीक है, इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, हैं तो दोनों ठीक लेकिन व्याख्या नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर और उनकी ऊंचाई के बारे में एक गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखो बच्चों, भारत में जो भी पर्वत चोटियां हैं उसमें से सबसे पहली जो है वो है नगा पर्वत, ठीक है, जो कि तकरीबन 8126 मीटर की है और ये है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के इलाके में। तो पहली बात सही है। फिर सी की बात करेंगे, कामेट, ये 7756 मीटर की है, तो ये भी सही है। और नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, तिब्बत की तरफ, तो ये 7756 मीटर के, ये भी सही है। लेकिन जो कंचनजंगा की यहाँ पे लेंथ दी गई है, जो ऊंचाई दी गई है, ये गलत है। 9598 नहीं है, 8598 है। ओके, तो ये चीज़ थी। आई होप कंचनजंगा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप समझ गए होंगे। तो गलत कथन कौन सा हो गया, बी वाला। इसी प्रकार से इंग्लिश में, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज इन इंडिया एंड देयर हाइट, तो बी वाला रॉन्ग है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या कहा गया है, भारत का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यानी कि किस नदी की लंबाई बच्चों 2525 किलोमीटर है, गंगा की, ठीक है, गंगा रिवर की लंबाई है इतनी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, सही बात है। अब पेपर में आपका अगर एमसीक्यू आ जाए बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, ठीक है। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो सबसे ज्यादा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, गंगा की हिमालय की सहायक नदियां हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। तो ये आपका 16 मतलब ये हो गए। तो यहाँ पे आपको कई सारी बातें पता चल गई होंगी, है ना बच्चों। क्या क्या पता चली, सबसे पहली बात, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, गंगा, कितनी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में जमुना। कौन सा डेल्टा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला है, सुंदरवन डेल्टा, और बाकी सहायक नदियां। तो क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, ऑप्शन डी वाला, ठीक है, जिसमें सभी सही है। इंग्लिश में देख लेंगे, आपके सारे कथन सही हैं और ऑप्शन डी वाला एकदम राइट है। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17, और बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो, निम्नलिखित में से भारत का जो मानक यामोत्तर देशांतर रेखा है ये कौन सी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सी है बच्चों, जो कि इतना तो हमें पता है कि ये कौन सी है, पूर्वी देशांतर है, यानी कि ईस्ट है। लेकिन कितना ईस्ट है, तो ये है बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी वाला है आपका ये करेक्ट है। ओके, अब इसी में अथवा देखो बच्चों, अथवा में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ना ही तो कोई तटीय सीमा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की तटीय सीमा है, केरल की भी तटीय सीमा है। लेकिन एमपी, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इसके बीच में पड़ता है। तो एमपी की कोई भी अंतरराष्ट्रीय तटीय सीमा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नाइदर एन इंटरनेशनल बॉर्डर और अ कोस्टल बॉर्डर, तो ऑप्शन बी वाला। अब देखो अभिकथन कारण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। अभिकथन हमारा कहता है कि जो बिहार की कोसी नदी है
इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आता है कि बिहार के शोक से नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी नदी से प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदानी भाग जो है यहाँ पे बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ से त्राही त्राही मच जाती है, इसीलिए इसको शोक कहा जाता है। तो मतलब कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आशंसन ठीक है। द रिवर कोसी इज कॉल्ड द ग्रिफ ऑफ बिहार बिकॉज ऑफ दैट द रिवर कोसी कॉज फ्लूड्स इन पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स एवरी ईयर। तो ए करेक्ट है। अब नीचे में कुछ कथन दिए गए तो इसे पढ़ना है। तो देखो भाई, अन्नामुडी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, जो अन्नामुडई ये पर्वत है, ठीक है ना, अन्नामुडी, ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है इसका सबसे ऊंचा शिखर है, और जो कंचनजंगा है ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पे कौन सी बात सही है कौन सी नहीं, फटाफट से सोचो। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अन्नामुडई जो है ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, ये गलत है, क्योंकि वो कौन सा है बच्चों, वो है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है, जो कि सबसे ऊंचा है ईस्टर्न घाट का। लेकिन कंचनजंगा भारत के सबसे ऊंचा शिखर है, ये बात सही है। तो कथन एक तो गलत है लेकिन दूसरा हमारा सही है, तो इसीलिए कौन सा बोलेंगे, बी वाला सही है। ए गलत है, दो सही है, तो बी वाला करेक्ट। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, सही की पहचान करनी है। अब इस सही की पहचान में आपके 3 एमसीक्यू छुपे हुए हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, सबसे पहली बात, जो वूलर झील है ये कहाँ पे बहती है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, डल झील कहाँ पे बहती है, ये भी जम्मू और कश्मीर में। सांबर झील कहाँ पे बहती है, ये राजस्थान में बहती है, बिल्कुल सही। तो मतलब कि झील के नाम और राज्य, इनका जो सही मिलान है वो सारे के सारे यहाँ पे सही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज कि ये जो वूलर झील है आप सभी को पता है। अच्छा एक चीज, ये जो वूलर झील है ये किस टाइप की झील है, आप मुझे कमेंट में बताओ, ये मीठे पानी की झील है या फिर खारे पानी की झील है, फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ। वूलर झील मीठे या खारे पानी की झील है, कमेंट में सारे बच्चे आंसर करो इसका। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ पे जो भी मिलान दिए गए हैं वो सब के सब आपके सही हैं। अब एक चीज, सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताओ कि 20 एमसीक्यू में से जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए, आप बच्चों ने कितने एमसीक्यू के जो आंसर थे आपने सही गेस किए थे। ठीक है, क्या स्कोर आपका रहा है, मुझे कमेंट में फटाफट से बताते चलो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर बी यानी कि खंड बा। अब इसमें 2 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों 21 अगस्त 1789 को फ्रांस में नेशनल असेंबली के द्वारा कौन से कानून पारित किए गए थे। तो 1789 में जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी बच्चों, इसने कुल मिला के 4 कानून पारित किए थे। अब कौन कौन से किए थे तो वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, अभी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो पहला कानून तो ये था कि दायित्व और करों की ये जो सामंती व्यवस्था है फ्रांस में, इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था का खात्मा करना पहला कानून। दूसरा, पुरोहित वर्ग को अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया, यानी कि समाज में जो पुरोहितों ने अपना आडंबर फैला रखा था ना, इनके विशेष अधिकार छोड़ने के लिए कानून बनवाए गए। ठीक, तीसरा, टाइड जैसे अन्य जो धार्मिक कर थे इनको अंत करने के लिए नेशनल असेंबली ने कानून पारित किया। ठीक है, तो टाइड जो धार्मिक कर था ना, राजा और जो 3 स्टेट थे इनके बीच का, उसको खत्म करने का। तीसरा, चर्च की जो संपत्ति थी इसको जब्त करने के लिए भी कानून बनाए गए। ओके बच्चों, तो किस किस के लिए कानून बनाए गए थे, सबसे पहला सामंती व्यवस्था को खत्म करना, पुरोहितों के विशेष अधिकार को खत्म करना, टाइड जैसे धार्मिक करों को खत्म करना और चर्च की संपत्ति को जब्त करना। अब इसी का अथवा क्वेश्चन, मसाई समाज किन 2 सामाजिक समूहों में विभाजित था। तो मसाई समाज बेसिकली 2 प्रकार के सामाजिक समूह थे इसमें, कौन कौन से, सबसे पहला था वरिष्ठ जन जिसे हम एल्डर्स बोलते हैं, और दूसरा योद्धा यानी कि वॉरियर्स। तो ये जो वरिष्ठ जन जो एल्डर्स थे ये क्या करते थे, इसमें शासन चलाना, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करना और आपसी जो झगड़े थे इनको सुलझाना, ये पहले वर्ग का काम था। दूसरा वर्ग वॉरियर्स थे,
तो सिंपल सी बात है वॉरियर्स हैं, यानी कि इसमें नौजवान होंगे और ये कबीले की सुरक्षा करेंगे, युद्ध वगैरह करेंगे और दूसरे कबीलों से जानवर छीन कर लाते थे जो धन समझा जाता था, है ना। तो एक तरफ है एल्डर्स, एक तरफ है वॉरियर्स, बस यही डिफरेंस है दोनों में। और कैसे एक्सप्लेन करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसको इंग्लिश में समझें आप। तो वाई विच लॉज वर पास्ड बाय द नेशनल असेंबली इन फ्रांस ऑन अगस्त 1789। तो कौन कौन से किए गए थे ये देख लो, 4 हैं। फिर इनटू विच टू सोशल ग्रुप्स वाज द मसाई सोसाइटी डिवाइडेड। तो किन 2 सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था, एल्डर्स में था और वॉरियर्स में था। ओके, अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है संविधान क्या है। तो बच्चों संविधान क्या होता है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक होती है, एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसी नियमावली होती है जो किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। जैसे हमारा जो भारत का संविधान है, ठीक है, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो एक वो पुस्तक है, एक दस्तावेज है जिसे इंडिया के सभी पीपल्स मानते हैं। ठीक है, उस देश के लिए संविधान ही सर्वोच्च कानून होगा, संविधान से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं होगी। संविधान लोगों के बीच में आपसी संबंध, लोगों और सरकार के बीच के संबंध को तय करता है। लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी ये निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये होता है संविधान। ओके, क्या है, एक पुस्तक ही तो है, एक दस्तावेज ही तो है जिसे किसी भी देश के नागरिक सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान से बढ़ के कोई कानून नहीं होता है। संविधान लोगों में आपसी भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता इसको स्थापित करता है। ये बातें हैं आपकी। ओके, इसी को इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। 3 पॉइंट्स आपके ये हो गए, 3 क्या, चारों के चारों यही हो गए। ओके, चलो अब है ये हमारा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में हिमालय के किन्हीं 2 जो ऊंचे शिखर हैं, इनके नाम बताओ और उनकी ऊंचाई भी लिखो। तो भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर। अब एक चीज को हमेशा याद रखना, एक एमसीक्यू ये आएगा आपका कि भारत का सबसे ऊंचा जो हिमालय का शिखर है वो कौन सा है। तो याद रखना बच्चों, वो है कंचनजंगा। कितनी इसकी वो है मीटर ऊंचाई, तो वो 8598। बाकी नग्गा पर्वत 8126 है, कामेट 7756 है और नमचा पर्वत 7756। मतलब ये दोनों इक्वल कह सकते हो आप, ऐसा भी है। ओके, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि एक सेकेंड, ये तो कुछ और ही था। यहाँ पे देखो, नेम एनी 2 हाई पीक्स ऑफ हिमालय इन इंडिया एंड ऑल्सो राइट देयर हाइट्स। तो यहाँ पे ये आंसर है, बाकी ये आपके 4 पॉइंट है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, जो आपकी इकोनॉमिक्स की किताब है ना, उससे लिया गया है। ऐसे कौन कौन से गैर कृषि वाले कार्य हैं जो कि पालमपुर जैसे गांव में प्रारंभ किए जा सकते हैं, सुझाव करो। यानी कि जो पालमपुर गांव की कहानी हमने पढ़ी है बच्चों, उसमें पालमपुर गांव में ना कुछ ऐसे काम हैं जो कि कृषि से संबंधित नहीं है, वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं क्योंकि जंगल वगैरह है वहाँ पे। ठीक है, हम घरेलू जो बर्तन है इसका निर्माण कर सकते हैं क्योंकि खनिज है वहाँ पे। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से तैयार जो कपड़े हैं हम वो बना सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। चौथा, टोकरियां बना सकते हैं, हम भट्टे खोल सकते हैं यानी कि ईंटें बना सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो कि पालमपुर में कृषि के अलावा किए जा सकते हैं। लकड़ी से फर्नीचर, घरेलू बर्तन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तैयार कपड़े बनाना, टोकरियां बनाना, ईंटें बनाना, इस प्रकार से। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो व्हाट आर दी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दैट कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस लाइक पालमपुर, गिव सजेशंस। तो ये हैं आपके पॉइंट, आप इजीली यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, आया समझ में आया क्या। चलो, तो ये तो हो गया आपका सेक्शन नंबर बी। ओके, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर सी के बारे में। ओके, आर यू रेडी, शुरू किया जाए। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा खंड गा यानी कि सेक्शन नंबर जो सी है ये यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, जिसमें 3-3 नंबर के टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, आखिर किसी देश को संविधान चाहिए ही क्यों। मान लो हमारे भारत में संविधान है तो हम भारत के नागरिकों को आखिर ये संविधान चाहिए ही क्यों, क्यों चाहिए हमें ये संविधान। तो संविधान की आखिर हमारे लिए आवश्यकता क्या है ये हमें बताना है। तो आज बताते हैं आपको आवश्यकता क्या है। सबसे पहली बात देखो,
लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करने के लिए और उसके कार्य को तय करने के लिए हमें संविधान चाहिए। यानी कि किसी भी देश में एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए हमें संविधान चाहिए, उसके कार्यों को तय करने के लिए हमें संविधान चाहिए। दूसरा, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, जैसे भारत के संविधान में 3 प्रकार से जो शक्तियां हैं वो डिवाइडेड हैं, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऐसे ही विभिन्न देशों में सरकार के जितने भी अंग हैं इनके अधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए हमें संविधान चाहिए और शक्तियों के बंटवारे के लिए भी। ठीक। तीसरा, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए भी हमें संविधान चाहिए। मान लेते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति हैं उनको हमने बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं, अब वो अगर उनका दुरुपयोग करने लगे तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए शक्तियों के साथ साथ उनको कैसे कम किया जाए, अगर दुरुपयोग होता है तो वो भी उसमें समाधान होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। फिर नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए भी हमें चाहिए। जैसे हमें जो 6 मौलिक अधिकार मिले हैं ना, अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है तो हम सीधा न्यायपालिका जा सकते हैं और वो न्यायपालिका उसके खिलाफ जो है ना विशेष आदेश जारी करती है, जिसे हम रिट कहते हैं। तो इससे क्या होता है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। ये चीज है। और एक अच्छे समाज के गठन के लिए भी हमें संविधान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें संविधान चाहिए। ओके। अथवा में देखो, मेक्सिको के चुनावों में PRI इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो PRI इसकी क्या भूमिका थी मेक्सिको के चुनाव में, आओ देखते हैं। PRI के द्वारा चुनाव के दौरान किए गए कार्य। तो सबसे पहला, PRI ने चुनाव के दौरान क्या कार्य किए थे? सबसे पहली बात, सरकारी दफ्तरों का उपयोग किया। इसने अपने कार्यों के लिए सरकारी जो दफ्तर थे इनका उपयोग किया। दूसरा, स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से दल के लिए वोट के लिए कहा। स्कूलों के माध्यम से कहा कि इन जो स्टूडेंट्स हैं ना इनके माता पिता से कहिएगा कि हमें वोट दें। ठीक है। तीसरा, मीडिया के द्वारा विपक्षी दलों की बातों को नहीं दिखाया गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को दिखाया गया, जिससे कि लोगों पर केवल सकारात्मक असर पड़े। मान लो कि आप न्यूज देख रहे हो और चुनाव चल रहा है और चुनाव में केवल एक ही पार्टी की न्यूज आपको रोज दिखाई जा रही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई जा रही हैं, तो आप तो अपना जो वोट है उसी पार्टी को दोगे, है ना, क्योंकि विपक्षी दल की तो कोई न्यूज ही नहीं है। यही बात है। उसके बाद मतदान केंद्र बदल देना। एंड टाइम पे जो था वो इलेक्शन जो एरिया था उसी को चेंज कर दिया, सेंटर को ही बदल दिया, इलेक्शन सेंटर को। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पे उनका खुद का मतदान केंद्र होगा वहां पे उनकी मनमर्जी चलेगी, जितना भी दबा दबा के वोट डाल देंगे वो तो, है ना। ये चीजें हैं, तो समझ गए। अब इसको इंग्लिश मीडियम में देखो कि वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी। तो क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आपके ये सामने पॉइंट लिखे हुए। एंड देन एनालाइज द रोल ऑफ PRI इन इलेक्शंस ऑफ मेक्सिको। तो क्या किया किए थे आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, लुई 16वें के सिंहासन पर बैठने के समय फ्रांस की स्थिति कैसी थी? तो जब लुई 16वें सिंहासन पर बैठे थे तो उस समय फ्रांस कैसा था? तो लुई 16वें के सिंहासन पर बैठने के समय फ्रांस की स्थिति निम्नलिखित थी। कौन कौन सी? सबसे पहली बात, जब लुई 16वें सिंहासन पर बैठे तो खजाना जो था वो खाली था, यानी कि इनके पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध हो रहे थे। अब युद्ध के कारण जो भी आर्थिक संसाधन थे इनका विनाश हो गया था, तो इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा ये पीछे चले गए थे। ठीक। फिर राजाओं के द्वारा जीवन यापन की अत्यधिक लागत का उपयोग, जो राजा वगैरह थे वो एकदम ऐशो आराम से जिंदगी जीते थे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते थे, तो उसमें उसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं था। चौथा, 10 अरब लीवर से अधिक ऋण हो गया था, यानी कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन पे 10 अरब लीवर से भी अधिक ऋण हो गया था। और अब ये उधार दाता बन चुके थे, मतलब उधार लेने वाले, यानी कि उधार दाता जो होते हैं ना, जो उधार देते हैं उनके ऋणी बन चुके थे, यानी कि इन पे कर्जा हो गया था। तो जब सिंहासन में बैठे थे ना लुई 16वें, तो ऐसी स्थिति थी फ्रांस की। ठीक है। खजाना खाली, आर्थिक संसाधन खत्म, पैसा ही नहीं है, ऋण हो गया है बहुत ज्यादा, उधार हो गया, उधार दे नहीं पा रहे हैं, ये चीजें थी। ठीक। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ फ्रांस व्हेन लुइस XVI यानी कि 16 एक्सटेंडेड द थ्रोन, तो राजा बना तब ये स्थिति थी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखो। तो हमारे जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं इनके नाम दिशा के अनुसार बताने हैं। ठीक है।
तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये भारत का मैप है, ठीक है। इस भारत के मैप में ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों पूर्वी दिशा की, यानी कि ईस्ट की। तो यहाँ पे ये जो पूर्वी एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के नीचे इस वाले एरिया पे म्यांमार आ जाता है, ठीक है। तो एक म्यांमार हो गया, दूसरा बांग्लादेश हो गया। ओके, अब बारी आती है उत्तर दिशा की, यानी कि नॉर्थ की। तो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो चाइना है, ठीक, और चाइना के नीचे फिर यहाँ पे जो है नेपाल आ जाता है। नेपाल के बाद फिर वहाँ पे जो है ना भूटान भी आ जाता है। तो चीन का तिब्बत, नेपाल और भूटान। फिर उत्तर पश्चिमी दिशा में, यानी कि ये जो एरिया है भारत का, तो यहाँ पे भाई एक तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक। और दक्षिणी दिशा में इसमें बेसिकली दो है, एक तो यहाँ पे नीचे वो छोटा सा जो है ना श्रीलंका, एक तो वो है, ठीक। और इधर की साइड में ही यहाँ पे मालदीव्स आता है जो कि पानी में घिरा हुआ है। ओके, तो मैप के हिसाब से हर एक दिशा के हिसाब से ये आपके कंट्रीज हैं। ओके बच्चों, समझ गए बढ़िया तरीके से। तो राइट द नेम्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। तो किस किस हिसाब से हैं आप पढ़ सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो, प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण किन चीजों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि अंग्रेजों के शासन से पहले, उनके शासन के दौरान, उनके शासन के बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो भारत से बाहर के देशों में गई और जो भारत के अंदर भी आई, आदान प्रदान, ठीक है। तो भारत के विभिन्न देशों में जाने वाली वस्तुएं तथा विचार। सबसे पहले विचार, उपनिषदों के विचार विभिन्न देशों में फैले, रामायण के विचार विभिन्न देशों में फैले, और पंचतंत्र की कहानियां ये भी विभिन्न देशों में फैली, ठीक है। भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, तो ये विचार जो थे इसका आदान प्रदान हुआ, ठीक है। भारतीय मसाले और मलमल, इन सभी का ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ, ठीक। उसके बाद अब भारत में क्या क्या आया, तो भारत में आने वाली चीज थी सबसे पहली यूनानी स्थापत्य कला, ठीक है। पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबदों का विचार भी इसी टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये था बच्चों प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों के आदान प्रदान, क्या क्या आया भारत में और क्या क्या भारत से गया। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन दैट थिंग्स वर एक्सचेंज ड्यू टू इंडियाज कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज सिंस एशियन टाइम्स। तो क्या क्या आया, मतलब पहले ये तो है वो क्या क्या गया, और ये है कि क्या क्या इंडिया में आया था। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 29। वैसे तो एक में ही अथवा मिलेगा, लेकिन मैंने दो में अथवा दे दिए ताकि आपको और क्वेश्चन समझा सकूं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन देखो, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ भाई, हम बिल्कुल सही हैं। कैसे? अगर हमें जो खेती होती है इसमें प्रोडक्शन, इसमें जो फसल है उसको और अधिक बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिंचित क्षेत्र है यानी कि सिंचाई का एरिया, हमें वो भी बढ़ाना पड़ेगा। ये बात सही है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। क्या एविडेंस हैं? देखो, सबसे पहली बात, जो कृषि व्यवस्था है ये डिपेंड ही करती है सिंचित क्षेत्र पे, यानी कि सिंचाई जो है ना वो कृषि का एक मूल आधार है। अब कैसे? भारत के कुछ क्षेत्रों में जो वर्षा होती है ये अनियमित होती है और अनिश्चित होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे वर्षा का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी हो जाती है, कभी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में हम कृत्रिम सिंचाई, मानव निर्मित, जैसे कि ट्यूबवेल लगा लिए, इंजन से पानी, ठीक है, समर से सिंचाई, इन सभी के द्वारा हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि सिंचाई नहीं करेंगे तो फसल तो उगने से रही, ठीक है। कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं बच्चों जिनको अगर नियमित रूप से जल नहीं मिला ना तो वो खराब हो जाएंगे, जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना। खास करके गेहूं जो है ना, इसको अगर आपने 15-20 दिन में, महीने भर में एक बार पानी खेत में नहीं लगाया तो ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। और गन्ना की भी यही हालत है। और चावल को तो पता ही है भाई, धान है, धान के लिए तो पानी चाहिए होता है ना। तो सिंचाई इसलिए जरूरी है। अब जैसे गेहूं है भाई, गेहूं की तो रोटी पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है, चावल भी पूरे वर्ल्ड में खाए जाते हैं। तो अगर सिंचाई नहीं होगी तो आधार ही खत्म हो जाएगा इसका, तो है ना। जिन क्षेत्रों में आधुनिक बीजों का प्रयोग किया गया
वहां भी जल की अधिक आवश्यकता पाई गई। यानी कि आपने देखा जो हरित क्रांति आती है ना बच्चों, उसके दौरान, हरित क्रांति के दौरान हम आधुनिक बीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आधुनिक बीज हैं तो भाई बिना सिंचाई के ही फसल का उत्पादन हो जाएगा, बिना सिंचाई के बहुत ज़्यादा फसल और उत्पादन कर देगा, नहीं ना, सिंचाई उसे भी चाहिए। तो नए बीज होने के बाद भी उन्हें भी अधिक सिंचाई चाहिए थे। भूमि का बहुत छोटा भाग भी सिंचाई के अंतर्गत आता है, छोटा पार्ट भी सिंचाई उसकी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। ठीक, अब आता है इसका अथवा वाला क्वेश्चन। विद्यालय शिक्षा के प्रसार सरकार के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से, अर्थात विद्यालय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए वो उनमें से कौन कौन से हैं, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। तो आ जाइए देखते हैं, बहुत सारे हैं। देखो, विद्यालय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो कदम उठाए गए उसमें यहाँ पे देखो, सबसे पहला कदम क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। ये तो सभी को पता है, आप जब अभी 8वीं में थे ना तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपकी क्लासेस भी लगती थी, लेकिन अब तो 9वीं में आ गए हैं तो किसी स्कूल में लगती भी होगी, किसी में नहीं भी। दूसरा, सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स, ये भी आ जाता है। ठीक है, स्कूल लौटा शिविर, साथ ही मिड डे मील योजना, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अब तो खैर आप 9वीं क्लास में आ गए हैं तो अब तो आपको मिड डे मील मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 1 से लेके 8वीं तक के जो क्लास होते हैं ना, इन्हीं को मिड डे मील मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने जो 8वीं के दोस्त वगैरह होंगे ना, वैसे भी आपकी हाइट छोटी होगी अगर है तो लाइन में लग जाओ, सीधा मस्त एकदम खाओ पियो आराम से, कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, किसी को इतना याद नहीं रहता, बस जो खाना बांटने वाले होते हैं ना उनकी नज़रों से बच के रहना, वो पहचान लेते हैं। ठीक है, तो मिड डे मील योजना ये भी शिक्षा के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि भाई जिसके घर में खाना वगैरह भी नहीं था, बच्चों को खाने के लिए अच्छा अच्छा और साथ ही नए नए खाने जो कि हर दिन बदलते रहते हैं वो आकर्षित करते थे। तो इससे विद्यालय शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। और 5वां तो बहुत ही जरूरी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत 8वीं क्लास तक की एकदम जो फ्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकारी स्कूल्स में। ठीक है, ये चीजें थी। अब इनको इंग्लिश में देखें। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द irrigated एरिया टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। डू यू एग्री? गिव रीजंस। यस, आई विल डेफिनेटली एग्री। हमें जो इरिगेटेड एरिया है इसको इंक्रीज करना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, बढ़ाने के लिए। अब क्यों करना है, तो ये पॉइंट है। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो कौन कौन से कदम उठाए उन्होंने, तो देख लो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सेतु करिकुलम ब्रिज कोर्स, स्कूल रिटर्न कैंप, मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सेक्शन ए, बी और सी ये हमने पूरा समझ लिया। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले लगभग 50 मिनट के अंदर आज की इस वीडियो में 9th क्लास साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए अपना जो पहला वाला सैंपल पेपर है इसको पूरा कर लिया। ठीक है, अब इस पहले वाले पेपर का जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो रह गया है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन में आपको ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सबकी प्लेलिस्ट मिलेंगी सैंपल पेपर की, तो आप उन्हें वहां से जाके जरूर देख लें। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बच्चों आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने जो आपको आज ये सैंपल पेपर सॉल्व करवाया है इससे आपको कितनी हेल्प मिली, कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है बच्चों। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।